केक बनाने और बेचने वाली गरीब सास बहू। राजीव ही एक अकेला अपनी पत्नी सुरेखा, माँ सरस्वती देवी और 5 साल की बेटी मिहिका का घर खर्च उठाने वाला था। 2 महीने पहले ही एक अच्छी खासी फैक्ट्री से उसकी नौकरी छूट गई। इस वजह से वह काम ढूंढने लगता है। भाई साहब, क्या आपकी दुकान में कोई काम है? मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है मेरी दुकान में, पहले से बहुत कारीगर हैं। ठीक है भाई साहब। काम ढूंढते ढूंढते वो घर वापस लौट आता है। तभी उसकी माँ सरस्वती देवी कहती हैं, बेटा तुझे काम मिल गया क्या? बड़ी मुश्किल से एक एक दिन कट रहा है हम सबका। माँ, मैं जानता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला है। सोच रहा हूँ कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कम पैसों की नौकरी लग जाए, पर मिल ही नहीं रही है। राजीव, आप फिक्र मत कीजिए, आपको काम मिल जाएगा, हिम्मत मत हारिए। तभी उनके घर पर उनका मकान मालिक आता है और 2 महीने का बकाया किराया मांगता है, जो कि राजीव पर नहीं होता, और वह 1 महीने की और मोहलत मांगता है, जिससे मकान मालिक और आग बबूला हो जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, क्या समझ रखा है तुम किराए वालों ने? तुम्हारे पास पैसों से जुड़े सारे बहाने मिल जाते हैं, बस पैसे ही नहीं मिलते। अब तो तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे बेटा, ऐसे मत करो, हम सब कहाँ जाएंगे, बच्चा भी है साथ में। बस 1 महीने की और मोहलत दे दूं, उसके बाद चाहे हमें निकाल देना। सरस्वती के हाथ जोड़ने पर वह उसका लिहाज करके 1 महीने का और मोहलत देता है। तभी सुरेखा कहती है, माँ जी, आज तो आपके कहने पर मकान मालिक रुक गए, पर अब क्या होगा? मिहिका की भी स्कूल की फीस देनी है, घर का राशन, घर का किराया, बिजली का बिल, बहुत कर्जा हो गया है माँ जी, हमें कुछ करना ही होगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी काम ढूंढ लेती हूँ, पता नहीं ऐसी गरीबी में और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। तो ठीक कहती है बहू, पर क्या काम करें, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है और काम भी करना है। खैर तू पहले खिचड़ी लगा दे खाने के लिए, और कुछ तो है नहीं घर में। अपनी सास की बात सुनकर सुरेखा खाना लगा देती है और सब चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। और राजीव कहता है, मैंने खाना खा लिया सुरेखा, अब मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक मुझे काम न मिल जाए। मेरी चिंता मत करना। अरे पर राजीव, माँ ये तो चले गए, मुझे बहुत टेंशन लग रही है। सुना ना आपने क्या कहा? काम मिल जाएगा तभी घर आएंगे। हाँ बहू, सुना मैंने, तू चिंता मत कर। तभी उनके घर पर पड़ोसन निर्मला अपने बेटे के जन्मदिन में बुलाने के लिए आती है। तभी शाम होते तीनों दादी पोती माँ उसके घर पर सूजी का हलवा केक लेकर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी बेटी मिहिका सोनू को बोलती है, सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले, मम्मी ने तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है। मैं तो अपने बर्थडे पर यही केक काटती हूँ, इसलिए तेरे लिए भी यही लाई हूँ। मेरे घर में सूजी का हलवा केक नहीं करता पागल, मम्मी पापा मेरे लिए केक लेकर आए हैं, मैं अभी काटूंगा। सोनू बेटा, आजा केक काट ले। निर्मला के कहने पर सोनू केक काटता है और सभी लोग ताली बजाकर उसे विश करते हैं और गुब्बारे फोड़ते हैं। तभी निर्मला उन तीनों को केक खिलाती है, जिसे खाकर सुरेखा सरस्वती बोलते हैं, अरे बहू, ये क्रीम वाली ब्रेड तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तू क्यों नहीं लाती मिहिका के बर्थडे पर? अरे माँ जी, आप जानती हैं ये कितना महंगा होता है, इसलिए तो मैं सूजी का केक बनाती हूँ मिहिका के लिए, और इसे क्रीम वाली ब्रेड नहीं केक बोलते हैं माँ जी। मैंने तो पहली बार खाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बहू, ये केक कितना बिकता होगा बाहर दुकान पर? माँ जी, ये समझ लीजिए रोज बिकता होगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बच्चा पैदा होता है, किसी न किसी की ऑफिस पार्टी या किसी की शादी की सालगिरह होती है, तो ये केक तो रोज बिकता है बेकरी की दुकान पर। तुझे बनाना आता है? नहीं माँ जी। बहू, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम केक बनाने का काम खोले, जिससे रोज केक बेचकर पैसा कमाएंगे, और बनाना नहीं आता तो बनाना सीख लेंगे। बेकरी की दुकान पर चलते हैं आज हम, और चुपके से देखेंगे। पर माँ जी, ये सब ठीक होगा? हाँ बहू। तभी दोनों सास बहू 11 वाले की दुकान पर जाती हैं और उसे केक बनाता हुआ देख चुपके से दोनों देखती हैं, जिसे वह धीरे धीरे सीख जाती हैं। और तभी सुरेखा बोलती है, माँ जी, ये बनाना तो सीख लिया, पर हम अवन कहाँ से लाएंगे? केक तो उसी में बनता है। उसे मैं अपनी कानों की बालियों को बेचकर खरीद लूंगी।
ये सुनकर सुरेखा मानती नहीं है, पर सरस्वती उसे अपने साथ सुनार की दुकान पर बालियों को बेच देती है, जिससे उसे 25,000 रुपए मिलते हैं। उसमें वह सस्ता अवन और केक बनाने का सारा सामान ले आती हैं। वहीं राजीव को 5,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है और सास बहू पहली बार अपना केक बनाते हैं जो कि जल जाता है। फिर सास बहू दोबारा केक बनाती हैं जो कि बहुत अच्छा था और सुरेखा कहती है, माँ जी ये केक बनाने का सही तरीका है, पहले वाला गलत किया था हमने, अब हमें रेडी पर बेचना चाहिए। हाँ बहू, वो बच्चे को एक एक पीस 5 रुपए का दे देंगे। तभी एक एक करके सास बहू का सस्ता केक खाने के लिए सब आते रहते हैं। पहले ही दिन उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये बात वह राजीव को बताते हैं। देखिए जी, पहले दिन ही हमारे केक की दुकान अच्छी चली है और आपकी भी नौकरी लग गई। बहुत अच्छा दिन गया आज का तो। ये तो अच्छी बात है, पर मेरा कमाया हुआ सारा इस घर के किराए देने में चला जाएगा। 3 महीने के खाने का राशन मैं अभी नहीं जुटा पाऊंगा। तू उसकी फिक्र मत कर, हमारी पहली बोनी इतनी अच्छी हुई है कि आगे के 2 दिनों में और अच्छी हो जाएगी, तो राशन की चिंता तू मत कर। अब भगवान ने भला किया है तो अपना घर भी खरीद लेंगे हम। आले वाह दादी, हम नया घर खरीदेंगे, फिर तो मैं उसमें बहुत खेलूंगी। हाँ हाँ बेटा, खेल लेना। ऐसे ही अगले दिन भी दोनों सास बहू सुंदर सुंदर केक बनाकर बेचती हैं और छोटे साइज में उसकी पेस्ट्री भी बेचती हैं, जिससे उनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगती है। 6 महीनों के भीतर ही वह सास बहू केक वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं और एक बड़ी सी बेकरी शॉप खोल लेती हैं, जहां उनके बड़े बड़े ओवन में एक साथ 10 केक तैयार हुआ करते थे। केक की डिमांड बढ़ने से बड़े बड़े पार्टी में 5 मंजिल केक, बार्बी डॉल केक, फोटो वाला केक बनाकर भी सास बहू अब बेचने लगी थी। एक शाम उनकी दुकान पर माँ बेटी आती हैं और कहती हैं, अच्छा आपके पास डोरेमोन वाला केक होगा क्या? वो क्या है ना, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। हाँ जी, ऑर्डर के अलग चार्जेस लगते हैं, शाम तक बन जाएगा आपका डोरेमोन वाला केक। मम्मी मेरे को डोरेमोन के साथ डोरेमोन वाली टोपी भी चाहिए। अरे बेटा, आपको डोरेमोन वाली टोपी मिल जाएगी, हमारे यहाँ सब कुछ है। बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार के केक बनाए जाते हैं और बच्चों की परी की ड्रेस, छड़ी, बर्थडे कैंप, कैंडल सब मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं शाम को आऊंगी आपके पास। ये लीजिए एडवांस पैसे। जी शुक्रिया। ये सुनकर बहू डोरेमोन वाला केक तैयार कर लेती है। शाम को माँ बेटी उस केक को ले जाती हैं। दुकान का काम बढ़ने से केक की डिलीवरी के लिए राजीव भी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान में ही काम करने लगता है। ज्यादा केक ऑर्डर होने से उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाती है, जिससे 1 साल में वह अपना बड़ा सा घर बना लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी सी मिहिका गाड़ी चलाकर घूमती रहती है और सास बहू अपने केक की 3 ब्रांच और खोल लेते हैं। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा आ रही हो? गंगा कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बना कर निकल पड़ती है सैर सपाटे को। गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही हो रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है,
सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी, बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा। मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा। जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है। अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, हुँ, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहाग रात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है, तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती। माँ, आप इतनी रात को यहाँ? अब बेटा, वो पंडित जी का फोन आया था। आज काल रात्रि है, इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूँ? हाँ लगा दे बहू। खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी, सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ।
लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। अरे मोरी मैया, क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताऊं बहू, इतना बाम तेल लगा कर देख लिया मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है, जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू, मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है। मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है। बहू ने बनाया गोबर से बिजली। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सभी लोग घर पर बहू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी लीलावती अपनी बहन सरोजनी से कहती है, अब क्या बताऊं बहन, शहर की लड़कियां तो ऐसी ही होती है। अब शहर की बहू आ रही है तो वो हमारे रहने के तौर तरीके से बहुत ज्यादा मुंह चढ़ाएगी। अरे तू चिंता क्यों करती है, गांव में आएगी, हम गांव के तौर तरीके उसे अच्छे से सिखा देंगे। मुझे तो लगता ही नहीं है कि शहर की लड़की गांव के तौर तरीके सीख पाएगी। अब तो भगवान ही जाने वो हमारे घर को किस तरह संभालेगी। तभी दरवाजे के बाहर शहनाइयां बजने लगती हैं, जिसके बाद लीलावती कहती है, लगता है मेरा बेटा कुणाल शहर से बहू ले आया है, चलो उसका गृह प्रवेश करने चलते हैं। घर की सभी औरतें लीलावती के साथ मिलकर बहू का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद काव्या घर के अंदर आती है। जैसे ही वो कदम रखती है, घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। अरे ये बहू के पैर कैसे हैं, जो घर में पड़ते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया है। अपने लिए ऐसी बातें सुनकर काव्या को बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं थोड़ी देर बाद रूपाली घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर उजाला कर देती है और अपनी माँ लीलावती से कहती है, अरे माँ, जरा चारों तरफ देखो, कितना सुंदर लग रहा है। इतनी रोशनी तो लाइट होने पर भी नहीं होती है। ऐसा लग रहा है जैसे राम सीता को लेकर अयोध्या लौट आया है। अरे हाँ हाँ ठीक है, जा अब बातें मत बना और अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। रूपाली अपनी भाभी काव्या को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी काव्या से कहती है, अरे भाभी, आप आराम से कमरे में बैठिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे ही यहाँ माँ और मौसी की बातों का बुरा मत मानिएगा, उन्हें तो बातें कहने की आदत है। रूपाली, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है माँ जी का स्वभाव ऐसा ही है। मुझे किसी भी बातों का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से काव्या अपने घर की जिम्मेदारी संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लीलावती अपनी पड़ोसन और अपने मोहल्ले की औरतों से कहती है, पता नहीं अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। जब से ये शहर की बहू मेरे घर में आई है, हमारे घर के तो रंग ढंग ही बदल गए। किसी के उठने का कोई समय नहीं और ना ही पूजा पाठ का कोई समय है। अरे लीलावती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? थोड़ा सा बहू को समय तो दो, वो धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेंगी।
अरे मेरी बहू तो शहर की है, शहर की। शहर के तौर तरीके और गांव के तौर तरीके अलग होते हैं। ऐसा कहकर लीलावती अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या ये सब दूर से सुन लेती है, जिसके बाद उसे अपने मन ही मन में बहुत बुरा लगता है। आखिर माँ जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? आखिर उन्हें खुश करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे बारे में ऐसा सोचना बंद कर दे? काव्या मायूस होकर घर में चली जाती है और घर के सभी काम करने लगती है। काम करते करते अचानक से लाइट चली जाती है और उसे गर्मी में काम करना पड़ता है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो तब लाइट चली जाती है। एक तरफ ये लाइट का जाना और लाइट जाते ही दूसरी तरफ इस गाय के गोबर की बदबू आना। तभी काव्या के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अरे अरे, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। मैंने इंटर की पढ़ाई करते हुए सीखा था कि गाय के गोबर की गैस से बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है। बस मुझे ये सब करने के लिए मशीन लेकर आनी होगी। काव्या अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कुणाल जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे गांव में बिजली लेकर आनी है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन गांव में बिजली लाने की क्या जरूरत है और तुम बिजली कहाँ से लाओगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। काव्या कुणाल से पैसे लेती है और उन पैसों से मशीन खरीद कर ले आती है, जिसके बाद काव्या अपनी सास से गौशाला के सभी गाय के आगे से गोबर उठाती है और उन्हें गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल देती है। ये सब लीलावती देख लेती है और अपने आप से कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये शहर की लड़की गोबर उठा रही है। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? और ये इस गोबर से क्या करेगी? लीलावती उसे देखते रहती है, जिसके बाद जब काव्या गड्ढे में गोबर भर लेती है, उसके बाद वो उस गड्ढे के ऊपर मशीन का तार रखती है और मशीन का कनेक्शन शुरू कर देती है। वो घर के अंदर जाकर तारों को मशीन से जोड़ देती है, जिसके बाद वो बटन दबा देती है और अचानक से लाइट आ जाती है। बिजली आते हुए देखकर लीलावती हैरान रह जाती है और अपनी बहू काव्या से पूछती है, अरे बहू, ये सब तूने कैसे किया? आखिर तूने इस गोबर से बिजली कैसे लाई? अरे माँ जी, ये सब तो मैंने इंटर की पढ़ाई के समय सीखा था। मैंने सीखा था कि गोबर से बिजली को उत्पन्न कैसे किया जाता है। आज मेरी पढ़ाई काम आई। देखो, मैंने अपनी पढ़ाई के चलते हमारे घर में लाइट ले आई। अरे बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तू तो बहुत समझदार निकली। पहले मैं सोचा करती थी कि तुझे हमारे गांव के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तूने तो गोबर से झटपट बिजली उत्पन्न कर दी। आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया। लीलावती की बातें सुनकर काव्या को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। दूसरी तरफ लीलावती अपने गांव के हर एक घर में जाती है और हर एक से कहती है, अरे गांव वालों, जल्दी जल्दी मेरे घर पर आओ और देखो, मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई के चलते आज हमारे घर में रोशनी आ गई है। पूरे गांव की लाइट गई हुई होती है, लेकिन लीलावती के घर में रोशनी ही रोशनी चमक रही होती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रहते हैं और लीलावती के घर में आकर देखते हैं। अरे वाह वाह, ये शहर की बहू ने तो कमाल ही कर दिया। क्या ये लाइट हमारे घर में भी चल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी के घर में ये गोबर की गैस वाली लाइट चल सकती है। काव्या गांव के हर एक घर में गोबर की लाइट का कनेक्शन दे देती है, जिसके बाद पूरे गांव में लाइट आ जाती है। ये सब देखकर लीलावती को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे गलत समझा। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से लीलावती अपनी बहू काव्या के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सौतेली बहन की शादी। माँ, कहाँ पर हो आप? जरा यहाँ पर आओ। देखो, आपकी सौतेली बेटी ने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। क्या इसे मुझसे कोई दुश्मनी है? क्यों रे, तुझसे मेरी बेटी रेशमा के कपड़े नहीं धोए गए? क्या तेरे हाथ टूट जाते हैं या तेरे हाथ घिस जाते हैं? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? भला मैं रेशमा के कपड़े क्यों नहीं धोऊंगी? क्योंकि तू मुझसे जलती है। माँ मुझे प्यार करती है और तुझे नहीं। तू माँ की सौतेली बेटी है।
रेशमा की बात सुनते ही रेखा नंदिनी के मुंह पर चाटा मारती है और कहती है, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी के कपड़े नहीं धोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा अपनी बेटी रेशमा को वहां से ले जाती है, जिसके बाद बेचारी नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन वहां पर आते हैं। अरे बेटी, अरे क्या हुआ? अरे रो काहे रही हो? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। मैं सब जानता हूँ बेटी, तेरे मुंह पर छपा हुआ ये तमाचे का निशान मुझे सब कुछ बता रहा है। लखन की बात सुनते ही बेचारी नंदिनी और जोर से रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। मैं आज तक उस घड़ी को बहुत कोसता हूँ जब मेरी रेखा से शादी हुई थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुझे एक माँ का प्यार मिल जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसा ना बोलिए। रेखा माँ मेरी माँ है और रेशमा मेरी बहन है। मैं उन्हें दिल से अपनी माँ और बहन मानती हूँ। लखन अपनी बेटी की बात सुनकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही हर रोज नंदिनी के साथ उसकी सौतेली बहन रेशमा और उसकी सौतेली माँ रेखा उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन ये सब देखकर लखन रेखा से कहता है, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमें उन दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी आप बिल्कुल सही कहते हो। हमारी बेटी रेशमा के लिए कोई अमीर घर का रिश्ता ढूंढना, ताकि हमारी बेटी को कभी भी परेशानी न उठानी पड़े। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं रेशमा और नंदिनी दोनों के लिए ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगा। नंदिनी का नाम सुनते ही रेखा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लखन अभी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता है और दोनों को ही अच्छे घर से रिश्ता आता है। जिसके बाद रेखा अपनी बेटी रेशमा को शादी की शॉपिंग करवाने लगती है। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे कपड़े दिलवाऊंगी कि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। कुछ ही दिनों में रेशमा और नंदिनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पहली रस्म हल्दी की होती है, जिसके चलते रेशमा अपने मन ही मन में सोचती है, पिताजी ने सारी रस्में मेरी और इसकी बराबर ही रखी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए इसकी कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो सकती। रेशमा हल्दी की रस्म होने से पहले चुपके से नंदिनी के हल्दी के अंदर खूब सारा कीचड़ भर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी की हल्दी की रस्म शुरू होती है, रेशमा को सभी लोग हल्दी लगाते हैं। अरे मेरी बेटी को ऐसे हल्दी लगाना जैसे उसका रंग खिल उठे। जैसे ही नंदिनी की बारी आती है, उसके हल्दी में कीचड़ होती है। जब वो हल्दी का स्पर्श करती है तो उसे हल्दी के अंदर कीचड़ का स्पर्श महसूस होता है। अरे ये क्या? ये हल्दी नहीं, ये तो कीचड़ है। ये सब देखते ही सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक ये बात किसी को भी नहीं पता होती है, ये सब रेशमा का किया धरा है। तभी रेखा कहती है, हे भगवान, ये क्या? ये तो अपशगुन हो गया। शादी की पहली रस्म के अंदर ही कीचड़ है। भगवान तौबा तौबा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मनहूस है। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नंदिनी रोने लगती है। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। काश माँ मेरे पास ही होती। नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन हल्दी लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी, तू क्यों रो रही है बेटा? ये देख, मैं तेरे लिए हल्दी लेकर आया हूँ। आज तेरी हल्दी की रस्म है और तुझे अभी तक तो हल्दी भी नहीं चढ़ी बेटा। लखन अपनी बेटी को हल्दी लगाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी अपने पिता को गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगली रस्म मेहंदी की होती है। मेहंदी की रस्म से पहले रेशमा के मन में ख्याल आता है, अरे आज तो हमारी मेहंदी की रस्म है और मेरे होते हुए इस नंदिनी की मेहंदी की रस्म अच्छे से कैसे हो सकती है? मैं इसकी मेहंदी की रस्म को भी बिगाड़ दूंगी। ऐसा सोचकर रेशमा मेहंदी के अंदर एलर्जी वाला पाउडर मिक्स कर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी मेहंदी लगाना शुरू करती हैं, नंदिनी के हाथ पर मेहंदी से बुरी तरह से खुजली मचने लगती है। अरे ये क्या? मुझे तो बहुत जोरों से खुजली मच रही है। खुजली के चलते उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं और वो मेहंदी भी धो देती है, जिसके बाद उसकी मेहंदी की रस्म भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए अपने मन ही मन में बहुत खुश होती है। कितना मजा आया है इसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म खराब करके। अब तो मुझे शादी वाले दिन का इंतजार है। रेशमा शादी वाले दिन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, रेशमा लहंगा आने का इंतजार करती है। आज हमारी शादी है
और शादी में लहंगा पहनना तो बहुत जरूरी है। जैसे ही लहंगा आएगा मैं नंदिनी का लहंगा खराब कर दूंगी। उसके बाद वो बिना लहंगे के शादी भी नहीं कर पाएगी और बेचारी इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएगी। लखन लहंगे लाकर एक कमरे में रख देता है। रेशमा चुपके से वहां जाती है और उनमें से एक लहंगा निकालकर उसे कैंची से काट देती है। अरे अब जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। रेशमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रेशमा और नंदिनी दोनों को लहंगे और उसके साथ की ज्वेलरी उनके कमरे में भिजवाई जाती है। ये ले रेशमा बेटी, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती है। जैसे ही रेशमा अपना लहंगा उठाती है, अपना लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जल्दबाजी में अपना ही लहंगा काट दिया। मेरा लहंगा तो बर्बाद हो गया। अब मैं शादी कैसे करूंगी? रेशमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद नंदिनी तैयार होकर रेशमा के पास आती है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आने ही वाली है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा लहंगा समझकर मैंने अपना ही लहंगा काट दिया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। नंदिनी अपना लहंगा उतार कर रेशमा को दे देती है। ये क्या? तुम ये जानने के बाद भी कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब किया है, तुमने अपना लहंगा उतार कर मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसान से ही हो जाती है ना। और वैसे भी तुम मेरी बहन हो। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नंदिनी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपना ही लहंगा मुझे दे दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की ये सभी सच्चाई रेखा भी सुन लेती है, जिसके बाद उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो नंदिनी को गले से लगाकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा से तुझसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, जबकि मैं तो इस लायक भी नहीं थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी। आज के दिन मुझे मेरी माँ के साथ मेरी बहन भी मिल गई। तभी नंदिनी का पिता लखन उसे अपनी माँ की शादी का लहंगा लाकर देता है, जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में नंदिनी और रेशमा की शादी हो जाती है और अब वो खुशी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।